हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। और अपनी आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th के चैप्टर द चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अपने प्रीवियस क्लासेस में हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें कवर कर चुके हैं। तो आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो है कि नेशन स्टेट एंड रिलीजन रिलेटेड इश्यूज एंड आइडेंटिटीज़। तो नेशन स्टेट के बारे में हम लोग देख चुके हैं क्या होता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड, इससे एसोसिएटेड क्या क्या इश्यूज और क्या क्या प्रॉब्लम होती है वो वन बाय वन हमें डिटेल में डिस्कस करनी है। तो अगर मैं इश्यूज की बात करूं, देखो नेशन स्टेट आपको पता है क्या होता है, कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं। अब हमें पता है कि अगर हम इंडिया के लेवल पे बात करते हैं तो इंडिया में बार बार मतलब ऑलमोस्ट हर पर्टिकुलर क्लास में टॉपिक्स में हम डिस्कस कर रहे हैं वर्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम कह रहे हैं इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री, इंडिया डाइवर्स कंट्री है। इंडिया में बहुत सारे रिलीजन, कास्ट, कल्चर, क्रीड के लोग हमें देखने को मिलते हैं। ये चीज़ हम देख रहे हैं, ठीक है। तो जब हम बात कर रहे हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी की, तो इस डिफरेंस की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। इस डिफरेंस की वजह से क्या होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। और सम टाइम यही सिचुएशन बहुत एंशिएंट टाइम से हम देखते आ रहे हैं कि इस वजह से ही डिस्क्रिमिनेशन होती है। एंड बिकॉज सोसाइटी के स्ट्रक्चर की वजह से कह सकते हैं हम, यहाँ पे डिवीज़न हो जाता है और फ्यू पीपल कहलाते हैं कि ये डोमिनेट कर रहे हैं। अदर जो क्लास हो जाती है वो हो जाती है सप्रेसिंग क्लास। लाइक अगर हम कास्ट हिरार्की के बेसिस पे बात करें तो ब्राह्मण्स जो थे वो शूद्रास को या अनटचेबल्स को एक्सप्लॉइट करते थे, तो वह वहाँ पे उस बेसिस पे वो डोमिनेंट क्लास हो जाती थी। अब अगर हम बात करें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की, ठीक है, हम लोग बात करेंगे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के कंसेप्ट की, तो यहाँ पे भी देखा जाएगा कि फ्यू कैपिटलिस्ट पीपल जो है वो रिमेनिंग सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, डोमिनेट करते हैं। तो वो इकोनॉमिक टर्म पे बात हो गई। तो ये चीज़ें डिफरेंट टर्म्स मतलब डिफरेंट बेसिस पे हो जाती हैं। इकोनॉमिक के टर्म पे, पावर के बेसिस पे, मतलब पावर किस किस फॉर्म में हो सकती है, मनी है आपके पास, इन्फ्लुएंस ज़्यादा है आपका, ये सारी चीज़ों के बेसिस पे ये सिचुएशन अराइज होती है। तो अब इन्हीं इशू को अगर हम कुछ नेम दे दें, जैसे हमने कहा रिलीजन के बेसिस पे भी प्रॉब्लम्स है, कास्ट के बेसिस पे भी है, ठीक है, क्लास के बेसिस पे भी हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। नंबर्स ऑफ पर्सन इन अ ग्रुप कितने कितने हैं, मेरे ग्रुप में अगर 10 लोग हैं, ठीक है, और सामने वाले के ग्रुप में 50 लोग हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कई बार वो 50 लोग नंबर में ज़्यादा होने की वजह से ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी वाला प्रॉब्लम भी हो जाता है। क्योंकि डिसीजन जब लेने होते हैं, देखो आजकल बहुत फेमस तरीका हो गया डिसीजन लेने का कि वोटिंग करो और डिसीजन ले लो। अब ऐसे केस में जहाँ मेरे ग्रुप में 10 लोग हैं और सामने वाले के ग्रुप में 50 लोग हैं, तो डिसीजन मेरे फेवर में आ पाएगा क्या? कभी मेरे फेवर में तो मेजॉरिटी ही नहीं आ पाएगी। तो इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स, ये तो बहुत छोटे लेवल पे हम बात कर रहे हैं। हम कंट्री एज अ होल की बात करें, पूरे इंडिया की बात करें, तो ये प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा रूप ले लेती है। तो इन प्रॉब्लम की मैं बात करूँ तो एक प्रॉब्लम जो एक इशू हमारे सामने आता है वो है सेक्युलरिज्म। उसके अलावा एक टॉपिक है कम्युनलिज्म एंड देन मेजॉरिटी माइनॉरिटी। तो ये बेसिक इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं, ये वर्ड भी देखेंगे सेक्युलरिज्म कम्युनलिज्म क्या होता है। अभी हम बात करते हैं मेजॉरिटी माइनॉरिटी की। अब मेजॉरिटी माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं तो देखो मेजॉरिटी माइनॉरिटी किस बेसिस पे, आप लोग ज़्यादा हम लोग कम, ठीक है, आप लोग ज़्यादा हम लोग कम, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब जो लोग ज़्यादा हैं ऑब्वियस सी बात है अपना दबदबा, अब होता है ना जैसे क्लासरूम में आप लोगों का ग्रुप बना हुआ है, आप अच्छा खासा एक बड़ा ग्रुप हो, 5-7 बच्चों का ग्रुप बना हुआ है दोस्तों का, तो हम एक अलग ही डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करते हैं, राइट। तो ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी का कंसेप्ट जब हम नेशन के लेवल पे देखेंगे तो सिमिलर थिंग हैपन। जो मेजॉरिटी में लोग होते हैं वो अलग अलग तरीके से इंटेंशनली भी और अनइंटेंशनली भी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि वहाँ पे उनकी डोमिनेंट पोजीशन अपने आप क्रिएट होती हुई नजर आती है। तो अब हम माइनॉरिटी राइट और नेशन बिल्डिंग की बात करते हैं। तो देखो अब अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो स्ट्रक्चर है या जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके की परमिशन नहीं देता कि इन माइनॉरिटी को नेग्लेक्ट कर दिया जाए। आप इन्हें अलग कर दो और जो मेजॉरिटी लोग हैं डोमिनेंस दिखा रहे हैं, वही आगे कंटिन्यूटी में चीज़ें चलती रहे। अब सिंपल सा कंसेप्ट है, देखो मनी अट्रैक्ट्स मनी। हमें क्या पता है, मैं एक लाइन अगर आपसे बोलूँ, मनी अट्रैक्ट्स मनी, और ये लाइन हम सुनते हुए आ रहे हैं बहुत पहले से कि सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि अमीर और गरीब होता जा रहा है। बिकॉज जिसके पास पैसा है वही कहीं बिजनेस में पैसा लगा रहा है, वही कहीं इन्वेस्ट कर रहा है, वही पढ़ाई करके अच्छी एजुकेशन ले पा रहा है सो दैट उसे जॉब मिल पाए। तो ऐसे तो जो गरीब है वो लोग तो कभी अपलिफ्ट कर ही नहीं पाएंगे। तो ये इक्वालिटी जैसा वर्ड जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है वो कैसे इंश्योर होगा, वो इक्वालिटी, जस्टिस फॉर ऑल, ये सब कहाँ हो पा रहा है। तो इसी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए आपको पता होगा गवर्नमेंट जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, ये सब इक्वालिटी वगैरह ये सब इंश्योर करने के लिए, अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, ये सब देने के लिए गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से बहुत सारी स्कीम्स एंड पॉलिसीज बनाती रहती है।
तो गवर्नमेंट फोकस करती है कि माइनॉरिटी के राइट को प्रोटेक्ट करके चला जाए। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही बात करता है, इक्वालिटी और इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल की। तो वही जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव मतलब क्या होता है कि सबको इंक्लूड करके चलता है। ऐसा नहीं जो लोग कम है या जो लोग पर्टिकुलरली हम कह सकते हैं माइनॉरिटी मेजॉरिटी में कह दिया आपने कम है, या जो लोग पुअर हैं या किसी भी बेसिस पे, या जो लोग हेल्दी नहीं है या स्पेशली प्रिविलेज पीपल है तो हम उनको अलग कर दें। ऐसा नहीं होता, हम सबको इंक्लूड करके चलेंगे। ठीक है, देखिए गांधी जी का एक तालिस्मान है, अगर आप लोगों को पता हो कि आप को अगर मन गवाही नहीं दे रहा किसी चीज़ का, आपको कोई डिसीजन लेना और आप फंस गए हो, तो आप उस डिसीजन के बारे में सोचिए। देखो पर्सनल, बिल्कुल पर्सनल डिसीजन नहीं लेके आ जाने कि भाई मेरा दोस्त से लड़ाई हो गई है तो अब इस डिसीजन की बात करनी है, नहीं, सिंपल सी बात है। और चलो सोच लो उसे भी, आपको आंख बंद करके सोचनी है कि आपका जो डिसीजन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है, जिसके लिए आप इतना सोच रहे हो, तो आंख बंद करके सोचो अब तक आपने जिस भी अपनी लाइफ में ऐसा जो भी पर्सन देखा है जो सबसे पुअर, वीक या किसी भी फॉर्म में बिल्कुल वल्नरेबल कंडीशन में आपने किसी पर्सन को देखा है, आप सोचो कि आपका डिसीजन उसको किस तरीके से बेनिफिट करने वाला है। देन टेक द डिसीजन कि आपका डिसीजन उस पर्सन पे क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, उस बेसिस पे आपको डिसीजन लेना चाहिए। समझ में आई बात? तो ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो माइनॉरिटी के राइट्स की बात कर रहा है, ये एक इंक्लूसिव नेचर शो करता है कि वो डाइवर्सिटी और प्लूरलिटी, क्योंकि हमें पता है कि इतना डाइवर्सिफाइड हमारे नेशन है और अलग अलग रिलीजन, कल्चर और डिफरेंट यहाँ पे एस्पेक्ट वाले लोग हैं, तो हमें सबको इंक्लूड करके चलना पड़ेगा। प्लस बात की जाती है डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेटिक है हमारा नेशन, कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी को इंश्योर करता है, जो ये बात करता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, वी शुड स्टॉप डिस्क्रिमिनेशन। इसी के लिए इतने सारे रूल्स हैं, संविधान में प्रोविजंस हैं, अलग से लीगल लॉज बने हुए हैं, तो ये इसी चीज़ के लिए बने हुए हैं, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इंक्लूसिव नेशनलिज्म की बात करता है। अब हमारे पास वर्ड है प्रिविलेज माइनॉरिटी। देखो माइनॉरिटी क्या है? जो कम है, फ्यू इन नंबर्स, जैसे मैंने कहा। अब प्रिविलेज, माइनॉरिटी में भी प्रिविलेज, यस, माइनॉरिटी में भी ऐसा सेक्शन होता है, ठीक है, जिनके पास सारी फैसिलिटीज हैं, जो अर्न कर रहे हैं, अच्छा मतलब वेल ऑफ पर्सन है। वेल ऑफ पर्सन मतलब यू आर वेल इनफ, आप खा पा रहे हो, हेल्थ के लिए इलाज करा पा रहे हो, पढ़ा लिखा पा रहे हो अपने बच्चों को, घर है आपके पास चीज़ें यार, आपके पास अच्छा खासा सब कुछ है, तो आप वेल ऑफ पर्सन हो। लेकिन आप आते माइनॉरिटीज़ में, और अच्छा बार बार आई एम सेइंग माइनॉरिटीज़ कम इन नंबर, तो बेटा देयर आर फ्यू क्लासेस जो यहाँ पे आपको पता होगा कि हिंदू मेजॉरिटी में है। इफ़ यू टॉक अबाउट इंडिया तो हिंदू मेजॉरिटी में, बट ऐसा नहीं है ना बाकी कास्ट एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। अब 50 में से अगर मैं कह रही हूँ कि 27 हिंदूज हैं फॉर एग्जाम्पल, तो मेजॉरिटी में हो गए ना, क्योंकि 50 में से 25 हाफ होता है और हिंदू 27 हो गए, बट रिमेनिंग भी तो बचे, राइट। रिमेनिंग 23 भी तो बचे हैं, तो रिमेनिंग 23 में अदर भी कास्ट आती है। आई एम जस्ट सेइंग इट फॉर एग्जांपल, ऐसा नहीं है 50 ही है, ठीक है, जस्ट समझाने के लिए बोल रही हूँ। तो 23 में और भी तो कास्ट आती हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है वो माइनॉरिटी है तो वो माइनॉरिटी भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है हमारे ऊपर, ठीक है। उनका डिसीजन, उनकी बिहेवियर, वो किस तरीके से रिएक्ट कर रही है डिसीजन और चीज़ों को लेकर, दैट ऑल्सो मैटर, राइट। तो ये प्रॉपर जो रिमेनिंग 23 बच गए हैं वो भी बहुत कुछ इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो अब कौन कौन सी कास्ट है? देखो हम बात करते हैं, तो एक आ गया आपका सिख, उसके अलावा आ गए आपके मुस्लिम, ठीक है, उसके अलावा आ गए हमारे जैन, उसके अलावा आ गए हमारे क्रिश्चियन। तो ये सब जो कास्ट होती है बच्चा, ये क्या होती है? ये होती है हमारी माइनॉरिटी क्लासेस। अब इन माइनॉरिटीज़ में भी ऐसा है कि सारे लोग गरीब हैं, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं चीज़ें, या जस्टिस इन इक्वालिटी हो रही है, नहीं ना। तो इनके लिए पहली बात तो माइनॉरिटीज़ के लिए राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं, तो वी विल डिस्कस अभी क्या बातें लिखी हैं इनके लिए। बट इनमें भी जो वेल ऑफ लोग होते हैं, हु कैन अफोर्ड ऑल द थिंग्स, फैसिलिटीज़, दे आर प्रीटी वेल ऑफ, तो वो कहलाती है प्रिविलेज माइनॉरिटी। और वहीं जो लोग प्रॉपरली चीज़ें अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, बेसिक नेसेसिटी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कहलाते हैं डिसएडवांटेज ग्रुप की, इनको कंपैरेटिवली एडवांटेज नहीं मिल पा रही है। यहाँ तक कि ये वर्ड यूज हुए हैं बुक में, दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर यू टू नो द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, ओके। तो ये हम मीनिंग देख रहे हैं। और अभी रिसेंट में आपको पता होगा, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू माइनॉरिटी, बट अभी रिसेंट में एक बहुत इशू चल रहा है, राइट। किसानों को लेके बहुत इशू चल रहा है अभी रिसेंट में न्यूज़ में। तो इफ़ यू गाइज आर अवेयर ऑफ द थिंग्स, तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि वो पर्टिकुलरली किस बात का, ये जो हम देख रहे हैं ना प्रोटेस्ट चल रहा है, तो व्हाट इज़ द बेसिक रीज़न फॉर दैट प्रोटेस्ट, ये एक्चुअल में मैटर क्या है। जितना भी आपको इसके बारे में पता है प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, और नहीं पता है तो प्लीज़ पता कीजिए, सर्च करिए चीज़ें, बिकॉज ऐसी ही चीज़ें, सोशोलॉजी, यू कैन नॉट लर्न ऑल द थिंग्स फ्रॉम द बुक, आपको बहुत सारी चीज़ें एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखनी पड़ेंगी,
सोशोलॉजी इज अबाउट सोशल लाइफ, एंड आपको नहीं पता कि आपके पड़ोस में, आपके नीचे घर पे फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत बड़ा मैटर हो गया, कोई चोर पकड़ा गया, किस पता चला कि उसके घर में बिल्कुल वो गरीब था तो बच्चा बेचारा इसलिए चोरी कर रहा था। तो इफ़ यू कैन नॉट कनेक्ट विद दिस सोशल थिंग, आप आंखें बंद करके चल रहे हो बिल्कुल रोड पे चलते हुए, आपको पता ही नहीं है कुछ दुनिया में, गली में, घर में क्या हो रहा है, देन फिर सोशोलॉजी पढ़ने का कोई बेनिफिट अकॉर्डिंग टू मी नहीं है। ऑलराइट, सोशोलॉजी में जो लोग लिख के गए हैं उस कहानी के साथ साथ इट इज़ वेरी नेसेसरी टू पुट द एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर डेली लाइफ, और सोशोलॉजी इज अबाउट द सोशल ग्रुप्स, और आप उस ग्रुप का पार्ट हो, आप उस ग्रुप का पार्ट हो, आपको अपने आसपास से ही 50 चीज़ें, 50 एग्जाम्पल टॉपिक को समझने के लिए मिल जाते हैं। राइट, तो मैं मान के चल रही हूँ एक सिंसियर बच्चे की तरह आप इन सब चीज़ों को कवर करके चलेंगे। तो अगले टॉपिक की जब मैं बात करूंगी तो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज माइनॉरिटी। माइनॉरिटी क्या होते हैं, देखो नंबर में कम, तो एक कलेक्टिविटी की फीलिंग रहती है कि इकट्ठे होके रहे। यहाँ पे ग्रुप सॉलिडारिटी, मतलब आपस में ग्रुप की जो कलेक्टिवनेस और टुगेदरनेस की फीलिंग होती है वो माइनॉरिटीज़ में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। मैंने आपको कुछ माइनॉरिटीज़ के नाम भी बताए, है ना, मतलब होता है ना ऐसे। आप देखो ना, कम्युनल राइट्स की बात हो रही है जब, तो एक तो यही रीज़न है कि हम कम है और हमें इस तरीके से अपनी चलाई जा रही है हमारे ऊपर कि हम बिल्कुल एग्जिस्ट ही ना करें, हम लोगों को ख़त्म कर दिया जाए यहाँ से। यही एक आइडिया आता है ना, यही एक मेन आइडियोलॉजी लोग उछालते हैं, समझ रहे हो। तो दिस इज अबाउट द माइनॉरिटी। अब यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे हैं, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ये आपकी एनसीईआरटी की ही लाइन है जो आपको समझनी बहुत डिटेल में ज़रूरी है, जिनमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो प्रॉपरली मैंने लिखी है, इनको देख लेते हैं एक बार। द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग सब्जेक्टेड टू प्रिजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन यूजुअली हाइटन्स फीलिंग ऑफ इंट्रा ग्रुप लॉयल्टी एंड इंटरेस्ट। क्या मतलब है, वेरी सिंपल कंसेप्ट, कि जब किसी को डिस्क्रिमिनेशन फील कराई जा रही है, उसके साथ प्रिजुडाइज हो रहा है, स्टीरियोटाइप सेट किए जा रहे हैं, तो इसी वजह से आपस में एक ग्रुप के लिए लॉयल्टी बन जाती है। लाइक मान लो क्लास में 3-4 बच्चे ऐसे हैं जिनको ये कहा दिया जाता है यार यू कैन नॉट डू एनीथिंग, आप तो कुछ कर ही नहीं पाओगे, आप लोग हमेशा यही सब करते रहते हो, आप लोग, तुम लोग स्पोर्ट्स में इतना रहते हो, पढ़ाई तुमसे हो ही नहीं रही है, स्कोर नहीं ला पाओगे, फेल हो जाओगे, नंबर नहीं आ पाएंगे। तो दिस फीलिंग ऑफ ह्यूमिलिएशन, दिस कंटिन्यूटी, मतलब पर्टिकुलरली जो ह्यूमिलिएट किया जा रहा है उन्हें बार बार, दिस मेक्स देम फील मोर कलेक्टिव। वो आप आपस में एक दूसरे से कनेक्शन फील कर पाएंगे, वो ये चीज़ फील कर पाएंगे कि यार ये सुनने से कैसा फीलिंग होती होगी। देन उनकी जो आपस में बॉन्डिंग होगी, ड्यू टू दिस रीजन मे बी दैट विल बिकम मोर स्ट्रॉन्गर। ठीक है, तो वहाँ पे वो अपने लिए लॉयल रहेंगे, यार चलो साथ में पढ़ के दिखाते हैं कि हम खेल भी सकते हैं और हम स्कोर भी अच्छा कर सकते हैं। राइट, तो ये चीज़ होती है कि जो ये लंबे समय से, लाइक अब शूद्रास की बात की, कलेक्टिवली डिमांड करनी स्टार्ट की, वुमेन्स ने कलेक्टिवली डिमांड करनी स्टार्ट की। वाई? बिकॉज दे आर सफरिंग। अब एक वुमेन से कनेक्ट करके फील कर पा रही थी कि येस वी नीड एम्पावरमेंट, वी नीड टू गेट एजुकेटेड, वी नीड टू गो आउट एंड डू पर्टिकुलर वर्क। तो ये चीज़ें थी कि जिनके साथ सफरिंग हो रही है, जो लोग डिस्क्रिमिनेशन फील कर रहे हैं, जनरली इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से ही वहाँ पे एक इंट्रा ग्रुप लॉयल्टी और इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो जाता है। ओके, अब इसको इस तरीके से लिख के प्रॉपर नोट्स बना के चलिए। पता नहीं आप में से कितने लोग ये नोट्स प्रॉपरली बना रहे हैं और कितने लोग आलस के मारे सिर्फ देख के छोड़ देते हैं ये कि हाँ बस देख लिया, सुन लिया, हो गया काम। नहीं हो पाएंगे बेटा क्वेश्चन आंसर। आई एम ट्राइंग कि जल्दी से खत्म करके ना प्रॉपर क्वेश्चन आंसर डिस्कशन चैप्टर वाइज करूँ आपके साथ कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं इस चैप्टर में से, और अगर ये आएगा तो आपको ऐसे ऐसे लिखना है। तो वो तभी समझ पाओगे ना जब आपने नोट्स ये बना रखे होंगे, तब आप कनेक्शन फील कर पाओगे। अच्छा आप ये बोल रहे हो कि ये लिखना है, राइट। अदरवाइज आपने यही नहीं पढ़ा होगा तो वहाँ मैं जो समझा रही होंगी ना वेस्ट जाएगा सब कुछ। तो आई सजेस्ट कि इसको लिखते चलिए साथ साथ में, ठीक है। अब क्या होता है कि माइनॉरिटी जो होती है वो डिसएडवांटेज, मतलब किसी एक पर्टिकुलर फेज में सोचूं तो वो डिसएडवांटेज भी हो सकता है उनके लिए, और वहीं वो उनके लिए एडवांटेजेस भी हो सकता है। वाई आई एम सेइंग कि लाइक देखो ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिकली खराब होंगे जो भी माइनॉरिटीज़ वाले हैं, यार अमीर अमीर लोग भी होते हैं खूब इनमें। हो सकता है एक नॉर्मल हिंदू पर्सन उतना, हम कह रहे हैं हिंदू मेजोरिटी में इंडिया में, बट हो सकता है हिंदू सारे रिच थोड़ी है। वहीं मैं कहूँ कि सिख हो गए, मुस्लिम्स हो गए, आपके जैन हो गए, ये सारे जो माइनॉरिटी में कास्ट कह रही हूँ, ये हो सकता है सारे रिच हो, ठीक है। पुअर भी होंगे उनमें, मोस्टली रिच भी होंगे। तो दैट इज द थिंग कि ऐसा नहीं होता है कि आप पर्टिकुलरली एक बेसिस पे, दे आर लेस इन नंबर, राइट, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि ये माइनॉरिटी है। बट ऐसा एक सेंस में ये पॉजिटिव और एक सेंस में नेगेटिव भी जा सकता है। हाँ, आप कम हो तो कल्चर को डाउन करने वाली सिचुएशन आ सकती है, राइट, कि माइनॉरिटी है तो उतना ज़्यादा कल्चर इतना हाईलाइट ही नहीं हो पा रहा है चीज़ों को लेके, और इकोनॉमिकली आप वेल ऑफ हो, तो ये एक हो सकता है कि एक जगह बेनिफिशियल है वो चीज़, दूसरी स्फेयर में थोड़ा सा लैकडाउन हो सकता है। अब इनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत क्यों थी, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन में इनके लिए प्रोविज़न आए, क्या थे, देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल, माइनॉरिटीज़ के लिए कौन से आर्टिकल हैं और क्या इंश्योर करते हैं, दैट वील सी। तो प्रोटेक्शन चाहिए इनको,
ठीक है, क्योंकि मेजोरिटी डोमिनेंस चलाती है, मेजोरिटी अपनी अपनी चलाएगी। अब 50 लोग में से 27 अगर किसी एक फेवर में हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है डिसीजन उन 27 लोगों का मानना जाएगा, क्योंकि मेजोरिटी ने फेवर कर दिया। लेकिन इसीलिए इनके राइट को प्रोटेक्ट करने की बात यहाँ पे रखी गई है। मेजॉरिटी में अगर आप लोग हो तो सोर्स ऑफ पावर आ जाता है। क्यों? क्योंकि हम मेजॉरिटी, अभी देखो रिसेंट करंट गवर्नमेंट के साथ क्या हो रहा है, जो भी बिल आ रहा है वो एक्ट बने जा रहा है। ठीक है, बिल क्या होता है, पार्लियामेंट में पेश, आई होप पॉलिटी पढ़ी होगी तो पता होगा आपको, पॉलिटी से रिलेटेड बहुत सी चीजें आ जाती हैं। देखो पॉलिटी भी है सोशियोलॉजी में, इकोनॉमी भी है, हिस्ट्री भी है, एवरीथिंग इज देयर इन दिस, है ना, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है, तो कनेक्शन फील करना है। बिल एक्ट कैसे बनता है, बिल पार्लियामेंट में पास होता है, लोकसभा राज्यसभा में मिस्टर प्रेसिडेंट साइन करते हैं, देन वो बिल एक्ट बन जाता है। ठीक, तो अगर मेजॉरिटी में करंट गवर्नमेंट बैठी हुई है तभी तो बिल पे डिसीजन आ रहा है और वो एक्ट बना जा रहा है। अगर मेजॉरिटी नहीं होती गवर्नमेंट के पास तो वो बिल एक्ट नहीं बन सकता था। हो सकता है कि अगेंस्ट में भी लोग काफ़ी ज़्यादा हो जाते, मेजॉरिटी नहीं मिल पाती उस बिल को। तो मेजॉरिटी में होना इज अ सोर्स ऑफ पावर, राइट। अब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, व्हाई माइनॉरिटी इज पॉलिटिकली वल्नरेबल? सिमिलर इज द रीजन बेटा, वोट्स कम है, लोग कम हो, अगर माइनॉरिटी के पास लोग कम होंगे तो फिर डिसीजन उनके अगेंस्ट जा सकता है। अब अगेंस्ट चला गया और किसी और पर्टिकुलर पर्सन जो है वो पावर में आ गया तो वो हो सकता है कुछ ऐसे रूल्स या प्रोविजंस बना दे, क्योंकि वो पावर में है तो बना सकता है, जो कि माइनॉरिटी के अगेंस्ट जा सकते हैं, जो उनके फेवर में नहीं है। तो यही बात यहाँ पे लिखी है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी विल कैप्चर पॉलिटिकल पावर, मेजॉरिटी वाली कम्युनिटी पॉलिटिकल पावर में आ गई, एंड यूज द स्टेट मशीनरी। स्टेट मशीनरी मतलब ये जो लॉ मेकिंग चीजें होती हैं, जो भी स्टेट की प्रॉपर मशीनरी है, फंक्शनिंग है रूल्स बनाने की, ठीक है, टू सप्रेस देयर रिलीजियस और कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, उनके लिए ऐसा कुछ कर सकती है। इसीलिए इनको प्रोटेक्ट करके चलने की जरूरत पड़ती है माइनॉरिटीज को। अब मैंने लिखा है कर सकती है, ऐसा नहीं होता करती है। किसी के पास पावर आ गई है, कोई एक पर्सन मेजॉरिटी में है तो वो दूसरे का बुरा करने के पीछे लग जाएगा, ऐसा नहीं होता है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन शुरू से सिखा भी तो रहा है एवरीवन इज इक्वल, हम शुरू से ऐसे ही इंडिया में तो रह रहे हैं। ठीक है, इंडिया में ऐसा तो नहीं है ना जैसे कि बाकी कंट्रीज, बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जो रिलीजन बेस्ड है, जो पर्टिकुलर किसी कास्ट पे बेस है कि इसी रिलीजन के लोग ज़्यादा है, इसी कास्ट के लोग ज़्यादा है। बट इन आवर इंडिया इट इज़ नॉट लाइक दैट, वी आर फॉलोइंग ऑल द कल्चर एंड रिलीजन। अब हमारी कंट्री में हिंदू मेजॉरिटी में है, बॉक्स से रिलेटेड कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन भी मैंने मेंशन करी है। लार्जेस्ट माइनॉरिटी की मैं बात करूँ तो मुस्लिम है, जितनी मैंने सारी बताई उनमें से भी सबसे लार्जेस्ट की मैं बात करूँ तो मुस्लिम लार्जेस्ट नंबर में है। परसेंटेज बुक में दी है बट मत कीजिए उसको परसेंटेज को, रिसेंट कोई डाटा है, जो भी जितने भी डेटा रिसेंट होंगे ना, एक क्लास रखेंगे सिर्फ फैक्चुअल डेटा से रिलेटेड, तो जितने भी सोशियोलॉजी में जिस भी चैप्टर में डेटा हमें लिखना होगा वो सब उस क्लास में हम मेंशन कर लेंगे। अब दो चीज़ें हैं जो इससे रिलेटेड आपको ध्यान रखनी है कि माइनॉरिटी आर एन एक्सप्लोजिव फोर्स विच इफ इरप्ट्स कैन ब्लो अप द होल फैब्रिक ऑफ द स्टेट। सिंपल सा लॉजिक है। आप कह रहे हो माइनॉरिटी डिसीजन मेजॉरिटी वाले ले लेंगे ये वो, बट ऐसा नहीं है, माइनॉरिटी इज नॉट इंपॉर्टेंट, बहुत एक्सप्लोजिव फोर्स है। अगर फटी ना, सिंपल सा लॉजिक यही है, एक्सप्लोजिव फोर्स है, फटी ना तो सारा सिस्टम हिला देगी, राइट। देखते हैं हम कम्युनल राइट्स होते हैं तब हम देखते हैं कोई मेजोरिटी माइनॉरिटी मैटर नहीं करता, सब खिल जाता है पूरा कंट्री, बल्कि दूर दूर तक चर्चे हो जाते हैं, अलग अलग इंटरनेशनल लेवल पे भी चर्चे हो जाते हैं कि इंडिया में तो कम्युनल बेसिस पे राइट्स चल रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो माइनॉरिटीज़ जो है वो एक्सप्लोजिव फोर्स है और अगर फट गई तो गड़बड़ हो सकती है। अब इंडिया में जो माइनॉरिटी है उसने खुद, माइनॉरिटीज इन इंडिया हैव एग्रीड टू प्लेस देयर एग्जिस्टेंस इन हैंड ऑफ मेजॉरिटी। माइनॉरिटी ने खुद एग्री करा है, माइनॉरिटी खुद मेजॉरिटी के बेसिस पे चीज़ें मान रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे बाकी कंट्रीज में होता है कि माइनॉरिटी ने, एग्जाम्पल दिया है बुक में, प्लीज़ उससे रीड कर लेना, कि मेजॉरिटी के आगे झुकने से मना कर दिया कि विल नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू यू, what you are saying will not work as per that। आप हमारे लिए कानून बनाने वाले, आप हमारे लिए चीज़ें डिसाइड करने वाले कोई नहीं होते हो अनलेस एंड अनटिल पावर में नहीं हो। अब कोई फॉर एग्जांपल देश का पीएम या देश के सीएम, गवर्नर, प्रेसिडेंट या कोई भी मतलब लॉ मेकिंग बॉडीज में या कोई भी पर्सन, पीएम सीएम बहुत ऊपर की बात होगी बेटा, नॉर्मल भी पर्सन अगर हमें कुछ सिखा रहे हैं तो हम उन्हें मना नहीं करेंगे कि तुम मेजॉरिटी वाले लोग इसलिए हम तुम्हारी बात नहीं मान रहे हैं। नहीं, रेस्पेक्ट द पावर, वो पोस्ट का पावर भी नहीं, एक्चुअली पोस्ट की तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना हमें, वो चीज़ नहीं है। उसको बिल्कुल भी ऐसे लिंक मत करना कि मैं एक माइनॉरिटी वाला पर्सन हूँ और अगर मेजॉरिटी वाला पर्सन जो है वो पावर में बैठा है तो मैं मना कर दूंगी, नहीं सुन रहे हम आपकी, आप तो मेजॉरिटी हो, आप तो अपनी चलाओगे, मैं माइनॉरिटी हूँ, मैं रिजेक्ट करता हूँ कि मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा या सुनूंगी। ऐसी जोश में आके ऐसी हरकत नहीं करनी है, इस पॉइंट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बट हमारे यहाँ पे माइनॉरिटीज़ ने ऐसी कोई आवाज़ उठाई भी नहीं थी, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा देखने को भी नहीं मिला। बट हमारे यहाँ एक प्रॉपर फंक्शनिंग और लॉ, सॉरी तो हमारे एक प्रॉपर फंक्शनिंग लॉ को अबाइड करके, कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड करके काम होता है,
और उस बेसिस पे हमारे यहाँ प्रॉपर डिसीजन लिए जाते हैं। इज दैट क्लियर? तो आई होप ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन मेजॉरिटी और माइनॉरिटी से रिलेटेड क्या बातें करता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।